मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, एक ऐसा शो जहां पर बाजार की बदलती चाल और आपके पोर्टफोलियो में बदलते रिटर्न की हम तमाम आपको सलाह देते हैं, समझाइश देते हैं। और आज के शो में बेहद खास मेहमान हैं हमारे साथ। इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा आप इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की दी हुई सीख को शायद अपने पोर्टफोलियो में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में लागू करते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार की। धीरेन्द्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए और इस अहम समय पर जहां पर निवेशकों को सलाह की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे ख्याल से आज का ये शो काफी खास होने वाला है। तो शुरुआत करना चाहती हूँ, आपने बाजार की बहुत सारी साइकिल्स देखी होंगी सर, और हर बार बाजार के नए तेवर को देखकर आपने कुछ ना कुछ नया जाना होगा और उसे निवेशकों की समझाइश में उसका इस्तेमाल किया होगा। अब की बार जो बाजार की चाल हमें दिखाई दे रही है वो आपके पूरे अनुभव के मुकाबले, अगर मैं समझना चाहूँ, कितनी सिमिलर है और कितनी अलग है, इसके बारे में हमको समझाएं विस्तार से। ये बिल्कुल सिमिलर है। बाजार साइक्लिकल है, बहाना ढूंढता रहता है और बाजार पे अलग अलग इवेंट का असर शॉर्ट टर्म में जो होता है उसे गेस करना बड़ा मुश्किल है। और इसका इसका असर जो होता है वो डिपेंड करता है कि बाजार की उसके पहले स्थिति कितनी थी, क्या क्या थी। अगर बाजार में पहले से ही बड़ा मोमेंटम था, ऊंचे स्तर पे जा चुका था, लोग सोच रहे थे कि बहुत महंगा है, लेकिन कोई कोई बहाना नहीं मिल रहा था कि क्यों बाजार गिरे, तो बाजार बहुत रफ्तार से गिरता है। और अभी जो बाजार का कॉम्प्लेक्शन बदला है वो पिछले 30 साल में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। बहुत सारे अगर आप देखें कि जिस तरह से बाजार में गिरावट हुई है, इस गिरावट का स्केल कुछ भी नहीं है। इतना पैसा जब विदेशी निवेशकों ने 2008 में निकाला था तो बाजार में करीब 60% की गिरावट हुई थी। 20,000 के शिखर से हमारा सेंसेक्स गिर करके 8,500 पे पहुंच गया था। इस बार जो हमारा काउंटर बैलेंस है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का आप हर महीने जो रिपोर्ट करती हैं कि एसआईपी के जरिए इतना पैसा आ रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा आ रहा है, जो एनपीएस का पैसा आ रहा है और ये केवल पैसा आ नहीं रहा है, ये पैसा आने के बाद रह रहा है, ठहरा हुआ रुका हुआ पैसा है। ये बाजार में आ रहा है निकलने के लिए नहीं, काफी सालों तक पड़े रहने के लिए। एक तो ये कारण है। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये जो एसआईपी का जो बुक जो हम कहते हैं कि 10,000 करोड़ हो गया, 12,000 करोड़ रुपए महीने का आ रहा है, 11,500 करोड़ का आ रहा है, ये काफी अंडरस्टेटेड है। बहुत सारे निवेशकों का एसआईपी है, लेकिन वो ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, भले ही वो वीकली हो रहा हो, डेली हो रहा हो या मंथली हो रहा हो। तो ये जो बदलाव है, इसका असर बाजार पे बहुत भारी तरीके का दिख रहा है और इसका असर बाजार के कॉम्प्लेक्शन पे भी दिख रहा है। आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब बाजार में गिरावट हुई और विदेशी निवेशकों ने बेचा, तो हम हमेशा हमें समझ में आता है कि स्मॉल कैप में बहुत भारी बढ़त देखी गई थी, वहां पे भी गिरावट हुई, लेकिन शुरुआत में लार्ज कैप में गिरावट ज्यादा थी। और अभी भी आप देखें कि स्मॉल कैप्स में जो गिरावट के बावजूद अभी निवेशक पिछले 1 साल पहले अगर किसी ने स्मॉल कैप फंड में निवेश किया होगा तो अभी भी वो 28-29% के मुनाफे पे बैठा हुआ होगा। निवेशकों का रुख तो पूरी तरह से तब बदलता है जब आपका लगाया हुआ पूंजी काफी सालों में जब वो नेगेटिव टेरिटरी में चला जाता है। अगर आपने 3 साल 5 साल पैसा लगाया और पैसा इकट्ठा होने के बाद वो अगर मान लीजिए 6 लाख रुपए हुआ और वो बढ़ करके 9 लाख रुपए हो गया था, तो 9 लाख रुपए से जब तक 6 लाख रुपए होता है तब तक लोग उतने दुखी नहीं होते हैं। लेकिन जैसे वो 6 लाख रुपए से भी कम हो जाता है तब आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आपका 1/3 पैसा उड़ गया है। आप फिर उसके बाद बहुत जो हाईएस्ट आपने अचीव किया था वहां पे आपका वैल्यू एंकर्ड हो जाता है आपके दिमाग में। तो वैसी स्थिति अभी नहीं आई है। और अब भविष्य मुझे लगता है कि पूरी तरह इस पे निर्भर करेगा कि कंपनियों के अर्निंग्स पे क्या असर पड़ता है इसका। रशिया यूक्रेन की हम बात करना चाहेंगे, जहां पर मैं चाहती हूं कि भारत के संदर्भ में एक आम निवेशक को इस पूरे समीकरण के हालात आप हमको समझाएं, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो आपके निवेश पोर्टफोलियो पर, बाजार की चाल पर प्रभाव डालेगी और ये हो सकता है काफी लंबा भी चले। इस जंग में से किस तरह की समझाइश एक आम निवेशक के लिए निकलती आ रही है, क्योंकि हम जानते हैं पिछले साल हमने बहुत सारे नए निवेशकों को बाजार से जुड़ते हुए देखा और
और अब अचानक जो बाजार की चाल है, हो सकता है वो पहली बार अनुभव कर रहे हो। तो ऐसे में जिन्होंने बहुत समझा कि हमने मुनाफा कमाया है, उन्होंने अचानक से अपने पोर्टफोलियो में हिट देखा होगा और बाजार की इस तरह की गिरावट को या उतार चढ़ाव को वो शायद समझ नहीं पा रहे होंगे। और इसका मुख्य कारण हम जानते हैं ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जो कि उम्मीद करते हैं कि बहुत लंबे समय तक ना चले, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं वो मेरे ख्याल से बाजार को इम्पैक्ट करेंगे। जी हाँ, बाजार पे इसका असर पड़ेगा और खासकर सप्लाई का डिस्ट्रप्शन से हम पहले ही जूझ रहे थे 2 साल के पैंडेमिक से। और इसका सीधा असर तो ये दिख रहा है कि तेल का दाम बढ़ गया है। कच्चे तेल का दाम बढ़ने से हमारी इकोनॉमी में हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्ट का आइटम है, जो इम्पोर्ट के लिस्ट में वो तेल है और वहां पे हमें असर दिख रहा है। हाँ, इससे हम जूझ पाएंगे और लंबे समय में और इस तरह की अनिश्चितता की वजह से भारत को खास नुकसान होता है कि जो आइटम नंबर 1 है वो तेल, वो तो जरूरी है, नॉन नेगोशिएबल है। और दूसरा आइटम है गोल्ड, और ये भी एक गैर जरूरी चीज है। सरकार की सारी कोशिशों के बावजूद, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लाने के बावजूद, ये हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट का आइटम है। और इस वजह से मुझे लगता है कि हमें हमें समस्या होगी। और लेकिन मैंने देखा है कि पिछले 10-15 साल में ये जो सारे मौके हैं, ये बाजार को रिलेटिवली सस्ता करते हैं। बाजार में थोड़ा अनइवननेस होता है, एक्टिव फंड मैनेजर इसका फायदा उठा पाता है। और अगर आप 5 साल 10 साल के लिए आप जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आप पीछे मुड़ के जब देखते हैं, जब भी आप अगर देखिएगा ऐसी स्थिति होती है, शॉर्ट टर्म आपको बहुत डरावना लगता है। और हमेशा जब आप 5 साल जब बीत जाएगा और आप पीछे मुड़ के देखेंगे, तो लगेगा कि ये भारी मौका आपसे मिस हो गया। तो आगे बढ़ने के बाद ये अपॉर्चुनिटी लगता है और अभी बहुत डर लगता है। इसलिए बिल्कुल जो एक पॉलिटिकल स्लोगन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इनकरेज करने के लिए कहा था कि स्टे काम एंड कैरी ऑन, वो सारे निवेशक जो कि निवेश कर रहे हैं, निश्चिंता से रोज देखे बगैर आराम से करते रहिए। अगर ये 5 साल 10 साल का पैसा है, कम समय का पैसा है, निकाल लीजिए, उतना पैसा निकाल लीजिए जितने पैसे की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर वहां पे कुछ नुकसान हो रहा है तब भी निकाल लीजिए, क्योंकि पैसा निवेश करने का उद्देश्य ये होता है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाए। वहां पे अगर कोई इम्पेडिमेंट होता है, पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन अगर ये पैसे की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ के आप देखेंगे तो ये मौका था। और इसमें एक निवेशक को नहीं भूलना चाहिए। लोग हमेशा एसआईपी के बारे में कांस्टेंट के टर्म्स में सोचते हैं कि आप 5,000 रुपए का लगा रहे हैं, 10,000 रुपए का लगा रहे हैं, और आपकी आमदनी बढ़ती है, एसआईपी की स्केल को बढ़ाइए। और इस बाजार से खास फायदा उठाने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन एक प्लान पे आप एक प्लान बनाइए और उस पर कायम रहिए। और रोज नहीं देखिएगा तो घबराहट नहीं होगी। और ये तो डराने वाला बाजार नहीं है। एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन गिर रहा है। ये बिल्कुल बाजार के कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाजार हमेशा ही ऐसा होता है। अब जो तमाम ट्रिगर्स आपने अभी तक गिनाए हैं, उनमें से महंगाई, बढ़ती ब्याज दरें, जियोपॉलिटिकल टेंशन, कौन सी चिंता आपको ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर रहती हुई दिखाई दे रही है? ये सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। हमारा तेल इंपोर्ट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। ये एक ऐसा एसेंशियल कमोडिटी है जिसका कि रिपल इफेक्ट, स्पाइरलिंग असर होता है। ब्याज दरें हमारे यहाँ, लेकिन मुझे इसके बारे में जब भी हम ये स्टेबिलिटी आ पाता है, जब भी ये सप्लाई चेन रिस्टोर हो पाता है, नॉर्मलाइज हो पाता है, मुझे बहुत बारीकी से जानकारी नहीं है कि अगर हम लोग तेल का इंपोर्ट रशिया से शुरू कर देते हैं और रूपी रूबल ट्रेड जिसकी शुरुआत हो जाती है, तो इसका क्या असर होगा या इसका लॉन्ग टर्म असर क्या होगा। मुझे लगता है कि इसका लॉन्ग टर्म असर हमारी डॉलर पे निर्भरता कम होगी। दूसरा चीज, तो इसलिए एक तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। दूसरा, ये इनमें से कोई भी चीज किसी भी निवेशक के हाथ में नहीं है। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तीसरा चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि इसको जो कोई भी गेस कर रहा है रोज रोज, उसे कुछ नहीं पता है, और किसी को भी नहीं पता है, और मुझे भी नहीं पता है। तो इसके आधार पे कोई भी निवेश की रणनीति तैयार मत करिए। ये आपने काफी बढ़िया बात कही कि जो रोज गैस कर रहा है उसकी बात तो आपको कतई नहीं सुननी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। बाजार की इस चाल में अगर किसी का लक्ष्य पूरा होने को है, या मान लीजिए धीरेन्द्र जी किसी के लक्ष्य को पूरे होने में लगभग 1.5-2 साल ही बचे हुए हैं, या कोई रिटायर होने वाला है और पैसा उन्होंने अपना पूरा शायद इक्विटी में अगर लगा रखा हो, तो उनके लिए क्या रणनीति होगी? क्योंकि अब
उन्होंने उनके लक्ष्य जिनके लिए उन्होंने इतने सालों निवेश किया है वो लगभग पूरा होने को आए हैं और बाजार के उतार चढ़ाव। उनके लिए ये बहुत बारीकी से प्लान करने का मौका है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप रिटायर हुए और आपको सारा पैसा अपना इक्विटी से निकाल देना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट भी रिटायर कर जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि अगले 2-3 साल में आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, उतने पैसे को आप निकाल कर के फ़िक्स्ड इनकम में लगाइए, ताकि रोज़मर्रा के खर्चों के लिए अगर आपको पेंशन नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा केयरफुल प्लानिंग की ज़रूरत है। रिटायरमेंट में लोगों के लिए इक्विटी में पैसा लगाना ज़रूरी हो जाएगा। उसका कारण है कि अगर महँगाई की रफ़्तार अगर बढ़ती है, तो फ़िक्स्ड इनकम रिटर्न जो है वो आपके पैसे को कम करेगा। और अगर कम नहीं भी करता है, अगर मान लीजिए महँगाई दर इतनी होती है जितना कि आपको ब्याज मिलता है आपके निवेश पे, फिक्स्ड डिपॉज़िट पे, तो आपका पैसे का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर आज आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है और उसपे आपको 6 लाख रुपया अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जिससे आपका काम चल जाता है, तो 5 साल के बाद क्या होगा? क्योंकि आपको 5 साल के बाद 6 लाख के बजाय आपको शायद 7.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी और उस समय भी आपके पास 1 करोड़ रुपया ही रहेगा। उस 1 करोड़ रुपए को बढ़ाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस वोलैटिलिटी को अज़्यूम करें। लंबे समय का एक रीज़नेबल पैसा इक्विटी में भी लगा रहे। जिस पैसे की नियर टर्म में आपको ज़रूरत है, 1-2 साल का जो पैसा है, 3 साल का पैसा है, निश्चिंतता से उसको फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखिए, फिक्स्ड इनकम में रखिए। फिक्स्ड इनकम फंड में या फिक्स्ड डिपॉजिट में या बाकी जो सारे स्मॉल सेविंग्स ऑप्शंस हैं जो कि गारंटेड, जहाँ पे किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं है, वो आपका पहला कदम होना चाहिए रिटायरीज के लिए। और बाकी पैसा और यहाँ पे एक बड़े केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर आपकी पूंजी बहुत ज्यादा है तब आप अग्रेसिवली लगा सकते हैं। अगर आपकी पूंजी कम है और बहुत बारीकी से आप प्लान कर रहे हैं और जितना भी रिटर्न है उसका एक मान लीजिए 80% रिटर्न आप कंज्यूम कर लेते हैं। इक्विटी तो ऐसा ही रहेगा, किसी साल बढ़ेगा, किसी साल गिरेगा और कई सालों में ये फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न देगा। वैसी स्थिति में आप देखिए कि आपका विड्रॉल रेट क्या होगा। इसके लिए आपको सलाह की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए कोई समझदार सलाहकार की जरूरत पड़ेगी। और इन चीजों को समझिए और बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिए, क्योंकि लोगों की सोच या घबराहट या चिंता बढ़ जाती है जब आपकी आमदनी रुक जाती है। तो इसकी बारीक प्लानिंग बहुत जरूरी है, कंजर्वेटिव प्लानिंग भी जरूरी है, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इस पूंजी को इकट्ठा करके। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन साथ ही क्या ये वक्त आ गया है, रिटायरमेंट तो खैर एक अहम लक्ष्य है ही, लेकिन वो तमाम लोगों के लिए जिन्होंने बाकी बड़े लक्ष्य भी अगर निर्धारित कर रखे हों, जैसे कि अपने बच्चों को विदेश भेजना हो, क्योंकि ये भले ही हम इनको आम लक्ष्य कहें, लेकिन ये बहुत बड़े लक्ष्य होते हैं लोगों के लिए और माता पिता के तो खासतौर से अपने बच्चे का भविष्य बेहतर बनाना, इससे बड़ी कोई बात उनके लिए होती नहीं है। तो अगर उनको अपने बच्चों को विदेश में भेजना हो या अगर उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्च को ही बटोरना हो, अपने लिए घर खरीदना हो, ये अहम लक्ष्यों को अभी इस वक्त क्या आपको एक बार फिर से रिवैम्प करना चाहिए? इनके लिए निवेश स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करना चाहिए, या आप कहेंगे कि जो करते आए हैं उसको फिलहाल करते रहें? आप इसको जारी रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक जो हमेशा लोग सोचते हैं कि 15 साल के लिए ये प्लान है मेरा और हम इक्विटी में एसआईपी करते रहेंगे और ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, आप रेगुलरली लगाते हैं, आप बाजार में अपना निवेश एवरेज करते हैं और उसी तरह से अपने रिस्क को कम करने के लिए बाजार पे आप निर्भर नहीं कर सकते आखिरी दिन तक। जो भी पैसा इकट्ठा हो गया है, जब आपका उद्देश्य, जब उस पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो उसको पीरियोडिकली ग्रेजुअली निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पे निर्भर नहीं कर सकते। जैसा मैं कह रहा था कि रिटायरमेंट के संदर्भ में मैं कह रहा था कि जिस पैसे की जरूरत आपको 2-3 साल कंज्यूम करने की में पड़ेगी, उस पैसे को निकाल के फिक्स्ड इनकम में डाल देना चाहिए। उसी तरह से अगर आपका बच्चा कॉलेज में जाएगा और विदेश जाएगा, एस्टिमेट कीजिए कि पहले साल का फी कितना होगा, उतना फिक्स्ड इनकम में अभी लगा दीजिए। अगले साल एक आखिरी दिन तक वेट मत कीजिए। 2-3 साल पहले अगर आप पहले साल का फी निकाल लेते हैं, तो आप निश्चिंत हो गए अगले साल के लिए। और एक मेरे ख्याल में चौथे साल में या तीसरे साल या चौथे साल में जिस पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए समय रहेगा अभी। तो इसके बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मकान के लिए लोन लिया जाए, या अगर आपका निवेश इकट्ठा हो गया है तो उसको आप अपने निवेश को बेच करके अपने लायबिलिटी को कम कर दें, लोन खत्म कर दें और ईएमआई कल से बचना शुरू हो जाएगा। मेरी सोच इस बारे में ये है कि अगर आप अभी भी एक ऐसे नौकरी में हैं जिसके बारे में आपको निश्चिंतता है कि आपकी नौकरी जाएगी नहीं, आप अपने आमदनी के बारे में आप निश्चिंत हैं, तो आपको अपना
होम लोन एक अकेला लोन है जिसके बारे में मुझे लगता है कि अगर आपकी आमदनी स्टेबल है तो उसको जारी रखना चाहिए। अगर आप 2-4 साल में रिटायर करने वाले हैं और आप अपने आप को सिक्योर कर लेना चाहते हैं, आपके लिए एंग्जायटी है कि ये इतना बड़ा लोन है, तो ज़रूर अपना पैसा निकाल करके और इस लोन को क्लियर कर दीजिए। लेकिन क्योंकि ये होम लोन वाला और मकान खरीदने का जो प्लान है, इसके बारे में भी सोचिए, बशर्ते कि आपको टैक्स की छूट मिल पाएगी, आपको आपका किराया बच पाएगा और वो मकान आप वो खरीद रहे हैं जो कि आपको तुरंत मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ें अगर अगर और चौथा चीज़ जो मुझे लगता है कि आपकी आमदनी का एक छोटा-सा भाग और 1/3 से ज़्यादा नहीं, इस लोन को रीपे करने के लिए अगर जा रहा हो। तो इसकी वजह से अगर ये 4 कारण अगर आप देखते हैं, तो आपका ये एक अकेला लोन है जो कि लोगों को लेना चाहिए और इसमें एक आपको इमोशनल कम्फर्ट भी आप डिराइव करते हैं, जैसे आपका अपना शेल्टर होता है। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के सवालों पर फिर से आऊंगी, लेकिन हमारा ये जो शो है धीरेन्द्र जी निवेश की एबीसीडी, इसकी खासियत ये है कि जो हमारे साथ एक्सपर्ट होते हैं ना, हम थोड़ा सा उनके साथ निजी तौर से जुड़ना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी दर्शक आपको देख रहे हो वो आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी भी तो जाने। आपकी सलाह तो सब मानते ही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने अपनी निवेश के सफर की शुरुआत कैसे की? कौन सा ऐसा पहला निवेश था जो आपने किया? मेरी शुरुआत, मैं जो भी अभी सलाह देता हूँ, वैसा मैं खुद नहीं कर पाया था। मैंने 1990 में अपना कारोबार, मैंने कभी नौकरी नहीं की। मैं कॉलेज के बाद मैंने वैल्यू रिसर्च की शुरुआत की और मेरी आमदनी बड़ी अनिश्चित थी और शुरुआत के 2-4 साल में मेरी आमदनी थी, मैं हर महीने अपने पैसे पे मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट ही नहीं था, मेरे कारोबार के लिए बहुत सारे पूंजी की जरूरत थी और वो 1990 का वो ऐसा ऐसा दशक था जिस समय ये स्टार्टअप नहीं हुआ करते थे। हालांकि मेरा स्टार्टअप था, लेकिन बैंकों से आप लोन लेने की का कॉन्टेक्स्ट नहीं था, प्रीमाइस नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा कारोबार था जिसमें कि आप कोई कैश फ्लो नहीं दे सकते थे और बैंक उस समय केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए लोन दिया करती थी। इक्विटी कैपिटल, वेंचर कैपिटल उस समय कोई भी नहीं था और तो आपका कैश फ्लो ही आपका रिलायबल तरीका था। तो इस वजह से मेरे कारोबार और मैं बहुत भाग्यशाली था कि मेरा कारोबार रिलेटिवली स्टेबल चला, या मेरी सोच भी यही थी कि सबसे पहले कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसकी वजह से आपका एक रेगुलर पीरियोडिक कैश फ्लो बना रहे। और वो जब हो चुका और उससे मेरा घर चलता था, उसी से मेरा कारोबार चलता था। 4-5 साल तक मेरे पास मेरा कोई निवेश नहीं था, क्योंकि कारोबार की जरूरत काफी ज्यादा थी। और आप उसको ऐसे सोचिए कि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन वो कंपनी मेरी थी और प्रिंटर खरीदने में पैसा चला जाता था, फैक्स खरीदने में पैसा चला जाता था, ऑफिस को थोड़ा सा रिकॉन्फ़िगर करने में पैसा चला जाता था। तो ऐसी स्थिति में मेरा इन्वेस्टमेंट, और लेकिन पहले साल से मैंने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया और आप हैरान होंगी कि 1990-91 में जो उस समय सेक्शन 88 हुआ करता था, उस समय का, और मैंने केवल पैसा लगाया है, अभी तक मुझे पैसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है कभी। तो उस समय का जो 10,000 रुपया था, लोग हैरान होंगे कि 30 साल में लगाया हुआ पैसा 25 गुना, 30 गुना, 40 गुना हो चुका है। और वो जो रिटर्न है, ये जो कंपाउंडिंग है, जिसमें कि आपको कंपाउंडिंग का जो जादू है, ये आपको समझना चाहिए। और वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे भी आकर के आप देखिए कि 25 साल 30 साल के एसआईपी का नतीजा क्या है उन टैक्स सेविंग फंड में, और वो टैक्स सेविंग फंड अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। एसबीआई का मैग्नम टैक्स सेवर, या एसबीआई यूटीआई के बहुत सारे टैक्स सेविंग एमईपीज हुआ करते थे, जिनको मर्ज करके 10 उस समय केवल ये क्लोज्ड एंड फंड हुआ करते थे और नवंबर दिसंबर में लॉन्च होते थे, मार्च 31 तक इनकी खुले रहते थे। तो इनका जो इक्विटी में कंपाउंडिंग का जो जादू है, और ये उनमें देखा जा सकता है। और आज भी आज अधिकतर पैसा मेरा इक्विटी में जाता है। फिक्स्ड इनकम में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मेरी आमदनी काफी ज्यादा है, जिस वजह से जो मेरी जरूरत से काफी ज्यादा है, जिस वजह से मैं हर महीने अभी भी बचा पाता हूँ। और ग्रेजुअली मैंने इक्विटी में डायरेक्टली भी इन्वेस्ट करना शुरू किया है, लेकिन
3 साल पहले तक मेरा सारा पैसा म्यूचुअल फंड में ही लगा हुआ था। बहुत इंस्पायरिंग है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी और काफ़ी सीख यहाँ पर हमको मिल रही है। लेकिन मैं इसके आगे आपको जानना चाहती हूँ, वीरेंद्र कुमार की ज़िंदगी कैसी है? क्या उनके आर्थिक सपने पूरे हुए हैं? एक तो आपने कारोबार का सपना देखा था, वो आपने पूरा कर लिया, बहुत कम उम्र में ही आपने पूरा कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी तो आपके और आर्थिक सपने होंगे। आर्थिक सपने मेरे बहुत बहुत छोटे थे, कम थे। इस वजह से वो बहुत पहले ही बहुत पहले ही वो पूरे हो गए। और मैं बहुत ही संतुष्ट रहा हूँ। शुरुआत में मेरी ज़रूरत थी, और हमेशा मैंने सब कुछ प्लान ही ऐसा किया है कि जितना बड़ा आपका चादर हो उसमें ही आप अपना काम चला लें। तो मेरे आर्थिक सपने पूरी तरह से, और शुरुआत से अभी तक मैं आपको बताऊँ कि चूँकि मेरा कारोबार था और ये इसके बारे में मैं बड़ा अनिश्चित था, तो मैंने कभी भी अपना मकान नहीं खरीदा। आज भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ, जहाँ से मैं अभी ये शो कर रहा हूँ, और हमेशा मैं बहुत अच्छे मकान में रहा हूँ, जो मैं कभी खरीद नहीं पाता। जब जब भी जिस स्थिति में था तब भी नहीं खरीद पाता, हालाँकि अभी मैं कोई भी मकान खरीद सकता हूँ। कारोबार के बारे में मैं हमेशा था कि ये स्टेबल होना चाहिए। तो शुरुआत से ऑफ़िसेज़ हमारी ओन्ड थी, जब से संभव हो सका, शुरुआत के 4-5 साल के बाद से। और अभी भी वही स्थिति है। हमारा बहुत खूबसूरत ऑफ़िस है, और हमारा कारोबार, और मेरे पास मुझे मकान की ख़ास ज़रूरत नहीं है, और मकान की ज़रूरत को मैंने अलग तरीके से देखा है, जो इससे कि बहुत सारे लोग सहमत नहीं हैं। सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे मकान की जो ज़रूरत है वो बहुत ही रफ़्तार से 2-3 साल पे बदल जाती है। मैं यहाँ पे एक विद्यार्थी आया था और मुझे बहुत छोटे से जगह की ज़रूरत थी। उसके बाद मुझे थोड़े बड़े जगह की ज़रूरत थी, क्योंकि कारोबार भी मैं वहीं से कर रहा था जहाँ पे मैं रहता था। उसके बाद वो काम बढ़ गया और फिर मुझे छोटे घर, फिर मेरी शादी हुई, फिर मेरा परिवार बड़ा हुआ, और अब मेरे पेरेंट्स रहते हैं, अब मुझे बड़े घर की ज़रूरत है, और अब मैं बड़े घर में रहता हूँ, और ये सारा जो बदलाव है, ये हर 2-3 साल पे होता रहा। तो और मुझे फ्री कैपिटल चाहिए था शुरुआत में। मैंने इतनी बड़ी पूँजी, और मैं लोन नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं कारोबार कर रहा था, और शुरुआती दौर में एक आप रेगुलर पीरियोडिक फ्लो के बारे में आप निश्चित नहीं थे। तो इस वजह से मैंने मकान नहीं खरीदा, और मुझे इसका बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं है। आपकी बकेट लिस्ट क्या है? क्योंकि आजकल इस तरह के जो टर्म्स हैं और इस तरह के जो ट्रेंड है, वो लोगों को कहीं न कहीं मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी लाइफ में थोड़ा-सा काम के अलावा भी सोचें और अपने आप को ढूँढें और अपनी बाकी की कॉलिंग्स को ढूँढें। कारोबार के अलावा आपकी बकेट लिस्ट में क्या कुछ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिसके लिए शायद आप प्लान कर रहे हों? नहीं, मैं एक बहुत मजबूत कंपनी चलाता हूँ, और मैं एक बहुत इम्पैक्टफुल कंपनी चलाता हूँ। हमारे कारोबार से बहुत सारे लोग सक्षम होते हैं। मेरे पर्सनल कंट्रीब्यूशन से बहुत सारे लोगों के, क्योंकि मैं इसको एक ऐसा कारोबार नहीं देखता हूँ जो कि कुछ एनालाइज़ करता है और एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। मैं एक ऐसा काम करता हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के सोच में बदलाव आता है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सिक्योर और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और मुझे लगता है कि ये, हालाँकि मैं 30 साल से कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसकी मुझे लगता है कि ये शुरुआती दौर में है, लोगों पे असर करने के टर्म्स में। और अभी जो एनवायरनमेंट जिस तरह का क्रिएट हुआ है, जहाँ पे लोगों के पास जन-धन स्कीम है, ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस है, लोगों के पास ये सारे फिनटेक कंपनियाँ हैं, लोगों के पास आधार कार्ड है। 15 मिनट में आप अपना निवेश सोच करके उसको आप एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो ये मौका आया है, और ये एक ऐतिहासिक मौका है। यहाँ पे अभी तक लोगों के लिए गोल होता था कि वो कमा पाएँ। कमाने के बाद बहुत सारे लोग अच्छा कमाने के बावजूद वो गरीब रह जाते थे। उनको सस्टेन तरीके से वेल ऑफ रखना, बहुत सारे लोगों को अमीर बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो भी मेहनत से काम करता है, उसके पास सफिशिएंट हो, और इसकी बड़ी ज़रूरत होगी। लोग पहले रिटायर करने के बाद 15 साल जीवित रहते थे, अब 30 साल जीवित रहेंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है जो लोगों को इसका अंदाज़ नहीं है। जिस रफ्तार से बचपन में तो मैं हमेशा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने जाते थे। आज शायद अधिकतर भारतीयों के लिए, या खासकर मिडिल क्लास जो लोग शहरों में रहते हैं, वो उनको हेल्थ केयर का, और खासकर बुढ़ापे में हेल्थ केयर का जो खर्चा जिस रफ्तार से बढ़ा है उसकी तैयारी चाहिए होगी।
तो लोगों की इसकी खास चिंता नहीं है, और खासकर जिस तरह से इन्वेस्ट सेविंग्स को डिसइंसेंटिवाइज, भारतीय हम शुरुआत से बहुत बचत पे फोकस रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपके लिए आसानी से लोन एक्सेस हुआ, बाय टुडे एंड पे टुमारो, ये जितनी आसानी से उपलब्ध हुआ है कि आप दुकान में जाइए और पैसे नहीं है तब भी, और क्रेडिट कार्ड नहीं है तब भी आप कुछ खरीद के वहां से बड़ा सा चीज 10-20-50 हजार रुपए का आप आ सकते हैं, जिस वजह से लोग भविष्य की आमदनी को लोग आज खर्च कर देते हैं। तो इसलिए लोगों को मेरे काम का बहुत बड़ा असर है, और हमारे पास बहुत सारी अपनी कमाई हुई पूंजी है, बहुत सारा इंटेंजिबल कैपिटल है जिसको कि हम लोग लिवरेज करके हम लोग चाहेंगे कि अ, सारे भारतीय, अमीर भारतीय नहीं लेकिन सारे उससे नीचे वाले जो लोग मेहनत करके कमाते हैं, कुछ बचाते हैं, वो एक उनको वो उसको ऐसे लिवरेज कर सके, ऐसे पैसे लगा सके ताकि जिंदगी भर वो फाइनेंशियली सक्षम रहें। क्योंकि इससे बड़ी अफसोस की कोई स्थिति नहीं होगी जब आप बुढ़ापे में देखेंगे कि आपने जिंदगी भर काम किया और बुढ़ापे में और पैसा बचाया भी, लेकिन उसको कायदे से नहीं लगाया, जिस वजह से आपके जीवित रहते हुए वो पैसा खत्म हो गया। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि आप जीवित रह जाएं और आपका पैसा खत्म हो जाए, इसके बारे में लोगों को चिंता करना होगा। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार तरक्की की राह पर आगे बढ़ता रहे, क्योंकि वित्तीय साक्षरता की जहां तक बात है, यहाँ पर क्या आम क्या खास, हर किसी की फाइनेंशियल लाइफ पर आपका असर पड़ा है, और आपकी दी हुई सीख हम सभी लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अमल करते हैं इसका, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप जितना तरक्की करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि उतना हम आपसे ज़्यादा सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी, आपने समय निकाला और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन, और उम्मीद करते हैं कि निवेशक आपसे बहुत सीखें और इस उतार चढ़ाव के माहौल में परेशान ना हो, पैनिक ना हो, बस अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं अपना काम जारी रखने के लिए। थैंक यू सर।